कुछ गहरी बातें हैं ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, आपको उन गहरी बातों का ध्यान रखना है। आप एकदम फ्रेश हो, है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अच्छे से नोट्स बनाने हैं आपको, सुंदर राइटिंग में नोट्स बनाने हैं, कचरा पट्टी नहीं करनी है। गलतियों से ही इंसान सीखता है, गलती करोगे तो सीखोगे। होता है, सबके साथ हुआ होगा, ऐसा सबके साथ हुआ होगा। तो अपन गिर गए या हमसे चल नहीं पा रही थी, टेढ़ी मेढ़ी चली, थोड़ी ही चली। आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा, अपने प्रति सोचना पड़ेगा, अपने फ्यूचर के प्रति सोचना पड़ेगा कि ये चीज मेरे काम की है क्या। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत होते हैं ना, 3 घंटे का पेपर है और क्वेश्चन है 3 घंटे के हिसाब से ही। अब तो 200 आने लग गए, तो वो 180 क्वेश्चन करने होते हैं आपको। कैसे सेल्फ स्टडी को मैनेज करना है, ये 2 पोर्शन मेजरली होते हैं। उसके बाद स्लीपिंग साइकिल, थोड़ा सा एक्सरसाइज, ताकि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया से चलता रहे। हाजी सेठ जी, बहुत बहुत नमस्कार। तो आज का ये जो वीडियो है, ये बेसिकली आपकी जो जर्नी रहेगी नीट एग्जाम के लिए, किस तरह से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, किस तरह से आपको रणनीति बनानी है इस नीट एग्जाम को अच्छे से क्रैक करने के लिए, उसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। कुछ गहरी बातें हैं ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, आपको उन गहरी बातों का ध्यान रखना है। आप एकदम फ्रेश हो, है ना। आपको आइडिया नहीं रहता कि किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट गहरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो, कोई युद्ध, कोई एग्जाम बिना रणनीति के नहीं जीता जा सकता। एक प्रॉपर रणनीति, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए किसी भी युद्ध को, किसी भी एग्जाम को जीतने के लिए। बात समझ रहे हो आप? और उस रणनीति के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं आज की इस वीडियो के अंदर। कैसे कैसे आपको इस जर्नी के अंदर चलना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या क्या परेशानियां आपको आएंगी थ्रू आउट दी जर्नी, और आपको उसके साथ कैसे फाइट करना है बेसिकली, ठीक है ना। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, गहरी बात नंबर 1, बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी स्टडी टेबल के सामने एक बढ़िया सा कागज लेके उस पर चिपका दो, लिख दो AIR1। जब तक आप बिलीव नहीं करोगे ना इस बात पे कि आप ये कर सकते हो, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता दोस्त, समझ रहे हो आप। तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि आप ला सकते हो AIR1। बस उसके लिए स्ट्रैटेजी चाहिए, उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। वो मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने पे बिलीव करना है। अभी ही, आज ही, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन आज ही आपको ये काम कर लेना है। अपनी स्टडी टेबल को साफ करिए पूरा, मतलब बढ़िया से, उस पर सामने चिपकाइए AIR1, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट गहरी बात कि इस जर्नी में आपको स्टडी कैसे करनी है, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर कैसे करेंगे स्टडी, कैसे 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 चलेगा हमारा जर्नी, कैसे हमें स्टडी करनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं, डेली आपका लेक्चर होगा। उस लेक्चर को आपको फोकस करके अटेंड करना है, मतलब 1 टाइम। ऐसा नहीं कि अरे अभी देख लेंगे ना, अभी देख लेंगे ना, वैसे नहीं। पूरा फोकस करके, पूरा अटेंटिव होके आपको उस लेक्चर को अटेंड करना है। मतलब अगर 1 घंटे 45 मिनट का लेक्चर है, तो वो 1 घंटे 45 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए, टीचर के साथ फोकस करके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना उस चीज में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अच्छे से नोट्स बनाने हैं आपको, सुंदर राइटिंग में नोट्स बनाने हैं, कचरा पट्टी नहीं करनी है, बढ़िया से सुंदर राइटिंग में नोट्स को लिखना है। नोट्स बनाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि वो सीधे आपके फोटोग्राफिक इमेज बन जाता है। आप लिखते हो ना, तो वो आपके दिमाग में बिल्कुल बात सेट हो जाती है हमेशा के लिए। अच्छे से सुंदर राइटिंग में नोट्स बनाना है। उसके लिए आपको कॉपीज बनानी पड़ेंगी। एक नोट्स की कॉपी बनानी पड़ेगी और एक DPP सॉल्व करने वाली कॉपी बनानी पड़ेगी। उस नोट्स के अंदर आप स्टिकी नोट्स, छोटे छोटे कलरफुल स्टिकी नोट्स होते हैं, आप उसका भी यूज करोगे। जितने देखो, जितना अच्छे से आप चीजों को मैनेज करोगे, है ना, जितना डेडिकेटेडली उसके प्रति रहोगे, उतना फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा ना। आप कितना डेडिकेटेडली सोच रहे हो, कितना अच्छे से आप नोट्स को प्रिपेयर कर रहे हो, कितना समझदारी से आपने उस नोट्स को प्लान किया है। स्टिकी नोट्स लगाए हैं जगह जगह पर कि यहाँ पे देखो स्टिकी थोड़ा सा बाहर निकलते हुए, जैसे ये पेपर होता है ना, इस तरह से पेपर होता है, उसमें यहाँ पे इस तरह से स्टिकी नोट ऐसे थोड़ा सा बाहर निकलते हुए उस पर यहाँ लिख दिया चैप्टर का नेम या टॉपिक, ताकि आप जब खोलो तो आपको सीधे वही नजर आए,
है ना, वहीं पे सीधे जाके आप खोल पाओ। तो इस तरह से आपको स्टिकी नोट्स का यूज करना है। मार्केट में अवेलेबल होते हैं, सस्ते से ही आते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वरना आप सिंपल सा अपना पेपर भी ले सकते हो, उसके छोटे छोटे कट्स कर लीजिए, उसको भी आप यूज कर सकते हो फेविकॉल वगैरह से चिपका के, ठीक है ना। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाए नोट्स आप प्रिपेयर कर लो अच्छे से। आपको उसी दिन उसकी डीपीपी सॉल्व करनी है। टीचर्स जो होंगे वो आपको डीपीपी से होमवर्क देंगे कि ये डीपीपी लगा के आना दोस्त, तो आपको वो डीपीपी करनी ही करनी है उसी दिन। नेक्स्ट डे के लिए कुछ भी नहीं रखना, उस दिन का काम उसी दिन खत्म होना चाहिए। नेक्स्ट डे के लिए कुछ नहीं रखना है, नेक्स्ट डे का काम नेक्स्ट डे चलेगा। बात समझ गया आप। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है मॉड्यूल सॉल्व। आपको डेली मॉड्यूल से होमवर्क दिया जाएगा, आपको उसी दिन उस मॉड्यूल से वो होमवर्क कर लेना है, डिले नहीं करना है। डेली बेसिस पे ही आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर लेनी है दोस्त, ठीक है। फिर पीवाईक्यू सॉल्व। अब देखो ऐसा होता है जब पढ़ा रहे होते हैं, शुरुआत में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिससे रिलेटेड पीवाईक्यू नहीं आते या कॉन्सेप्ट चल रहा होता है। 1 2 3 लेक्चर के बाद पीवाईक्यू जैसा कुछ बन जाता है, तो उस समय पे आपको टीचर वैसे तो क्लास में ही पीवाईक्यूज करा देंगे, है ना। और मतलब चैप्टर के बाद आपको पूरा पीवाईक्यूज कर लेना है, क्योंकि मल्टीपल कॉन्सेप्ट उसमें ऐड ऑन हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेस्ट। कभी भी आपको कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करना है। एकमात्र तरीका है अपने आप को जज करने का कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो, वो है आपका टेस्ट। उससे डरना नहीं है, वही है जो आपको आपकी रियलिटी दिखाएगा, वही है जो आपको ये बताएगा तेरे को कहां इंप्रूव करने की जरूरत है दोस्त। टेस्ट देने के बाद उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस टेस्ट का एनालिसिस करना कि कहां मैंने गड़बड़ की है, कहां मुझसे कोई कॉन्सेप्ट मिस हुआ है, कहां मुझसे कोई सिली मिस्टेक हुई है। वो सब आपको हाथों हाथ टेस्ट देने के बाद ही जज कर लेना है और उसे मार्क कर लेना है, उसे नोट कर लेना है, ताकि वो गलती आप दोबारा ना दोहराओ, ताकि आप उस गलती पे वर्क करो, उसको इंप्रूव करो और अगले टेस्ट में उससे भी बेहतरीन परफॉर्म करो। यही रणनीति होती है दोस्त। गलतियों से ही इंसान सीखता है, गलती करोगे तो सीखोगे। याद है बचपन में अपन जब साइकिल चलाते थे, जब नई नई साइकिल चलाना सीखा था अपन ने, होता है सबके साथ हुआ होगा, ऐसा सबके साथ हुआ होगा। तो अपन गिर गए या हमसे चल नहीं पा रही थी, टेढ़ी मेढ़ी चली, थोड़ी ही चली, लेकिन हमने धीरे 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 उसको इंप्रूव किया, हम सीख गए साइकिल चलाना। अब ये मत बोलना कि सर हमें तो नहीं आती, मतलब समझ रहे हो ना। जब जैसे बच्चा पैदा होता है तो पहले दिन थोड़ी ना चलने लग जाता है, धीरे धीरे चलने लगता है। पहले ऐसे क्रॉल करता है, फिर धीरे धीरे गिर जाता है, लगती है तो संभलता है, फिर उसको लगता है मैं गिर जाऊंगा, फिर वो चलने लगता है ना, इंप्रूव करके। हालांकि वो ये सब नहीं सोच रहा होता है कि मैं गिर जाऊंगा ये सब, लेकिन धीरे धीरे वो चलने लगता है। तो वही आपका टेस्ट आपकी मदद करेगा, उसे स्किप नहीं करना। जब भी आप टेस्ट दो तो उसमें आप रैंक को ऑब्जर्व मत करो। अच्छी चीज है रैंक ऑब्जर्व करना, अच्छी चीज है, मैं मना नहीं कर रहा कि रैंक आ गया, अरे मैं तो फर्स्ट आ गया, मैं तो सेकंड आ गया। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप अपने मार्क्स को ऑब्जर्व करो कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं और किस सब्जेक्ट में आपको ध्यान देने की जरूरत है। बात समझ गए आप, ठीक है। उसके बाद आपको बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। आप शॉर्ट नोट्स डेली बेसिस पे भी बना सकते हो या फिर हफ्ते के एक साथ भी बना सकते हो। जैसे हफ्ते भर का माल इकट्ठा हो गया, उसके बाद आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, और शॉर्ट नोट्स आपको खुद को बनाने हैं ओवरव्यू करके, वो सबसे बेस्ट होता है। हम देंगे, हम माइंड मैप देंगे आपको, हम आपको बहुत सारी ऐसी चीजें प्रोवाइड करेंगे, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं दोस्त, जो शॉर्ट नोट्स आप खुद बनाओगे पूरा ओवरव्यू करके अपने हाथ से, वो बेस्ट होंगे, बेस्ट। हमेशा रिवाइज करने के लिए हर बार आपको उसी में कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने होते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, वैसे तो क्लास के अंदर ही जब आएंगे तभी आपको शॉर्ट नोट्स बनाने के तरीके बताएंगे। आपको इस तरह से A4 साइज का पेपर लेना है, अपना A4 साइज का या कॉपी का पेपर निकालना है। उसमें डे वाइज आप इस तरह से कॉलम बना लीजिए कि Day 1, Day 2, Day 3, ऐसे ही आगे की तरफ, ऐसे ही पीछे की तरफ। तो एक हफ्ते का एक पेपर हो गया। ऐसे ही महीने के कितने हो गए, मतलब एक महीने में 4 वीक होते हैं, तो 4 पेपर हो गए आपके पास। 4 पेपर होने के बाद अब आपको एक पेपर और लेना है जो होगा मंथ 1 का।
मंथ 1 का इन 6, ये जो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 ऐसे करके 6 इसमें आ गए। फिर ऐसे 4 पेपर, उन 4 पेपर को कंबाइन करके एक पेपर पे आपको लेके आना है मंथ नंबर 1। और छोटे हो गए आपके शॉर्ट नोट्स। ऐसे करके बना सकते हो। इसमें क्या क्या पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, जो भी क्लासरूम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो आप भूल सकते हो, वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ये सब आप ऐड कर सकते हो इस शॉर्ट नोट्स के अंदर। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, आपको सिर्फ अपने टीचर्स पे बिलीव करना है। वो जैसा क्लासरूम में आपको गाइड कर रहे हैं, जैसा बताते जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं डीपीपी करनी है भाई, वो बोल रहे हैं मॉड्यूल करना है भाई, वो बोल रहे हैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, उनको ध्यान से सुनना है, इधर उधर के लोगों को नहीं सुनना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपने टीचर्स की बात बहुत ध्यान से सुननी है आपको। अब किसी और की नहीं सुननी है। अगले 2 साल तक आपको सिर्फ और सिर्फ अपने टीचर्स की बात सुननी है और किसी की नहीं सुननी है। जो भी आपके रेस्पेक्टिव टीचर हैं सब्जेक्ट के, उनकी बात सुननी है। हर टीचर अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, वो आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से गाइड करते जाएंगे। आपको उनकी बात को सुन के ही फॉलो करना है, अपनी नेतागिरी नहीं करनी है दोस्त। किसी के बहकावे में नहीं आना है, सिर्फ और सिर्फ अपने टीचर की बात सुननी है। उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, वो अपने एक्सपीरियंस से ही आपको गाइड करेंगे। फिर आपको सेल्फ स्टडी करनी है। लेक्चर अटेंड कर लिया, डीपीपी मॉड्यूल जो है वो सेल्फ स्टडी का ही पार्ट होता है। लेक्चर तो आपने अटेंड कर लिया, अब जो डीपीपी है, जो मॉड्यूल है, जो रिवीजन है, जो शॉर्ट नोट्स है, ये सब सेल्फ स्टडी का पार्ट होता है। और यही आपकी जर्नी को बहुत फ्रूटफुल, बहुत वंडरफुल बनाएगा। जितना ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी में डेडिकेटेड रहोगे, खुद से पढ़ाई करोगे, उसको टाइम दोगे, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उसे डिज़ाइन करोगे, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको डेली बेसिस पे जो भी लेक्चर पढ़ाया जा रहा है, आपने उसके नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद उसको क्विकली रिवाइज करना है, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, डीपीपी लगानी है, मॉड्यूल लगानी है। बस यही करना होता है सेल्फ स्टडी में, और कुछ अलग से नहीं करना होता है कि अब क्या करें और क्या करें। प्रॉपरली आप हर सब्जेक्ट को टाइम देके कि भैया 3 घंटे ये, 3 घंटे ये, 3 घंटे ये, इसके लिए ये चीज करनी है, इसके लिए ये चीज करनी है, इसके लिए ये चीज करनी है, ऐसे करके आपको सेल्फ स्टडी को प्लान करना है। बात समझ गए। फिर आती है रिवीजन की बात। सबसे ज्यादा परेशान, सर रिवाइज कैसे करें, रिवीजन कैसे करें, सर रिवीजन कब करें। अरे रोज रिवीजन नहीं करना होता गुड्डू, रोज रिवीजन नहीं करना होता। रिवीजन करना होता है हर 15 दिन में। शुरुआत में 15 दिन बहुत है, 15 दिन में आप रिवाइज करो चीजों को। जो भी 15 दिन का माल इकट्ठा हो गया, बैठो एक दिन, उसको प्रॉपरली रिवाइज करो। रिवाइज करने का तरीका क्या रखो, क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करना। क्वेश्चन लगाते जा रहे हो, जहां अटको फिर थ्योरी देख ली, जहां अटको फिर थ्योरी देख ली। इस तरह से आपको रिवीजन को प्लान करना है। डेली डेली रिवीजन नहीं होता। डेली रिवीजन कैसे हो सकता है, आप खुद सोचो, है ना। तो आपको हर 15 दिन में उसको रिवाइज करना है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, रिवीजन की टेक्निक्स बदलते चले जाएंगे। बात समझ गए। तो एक कुछ पॉइंट्स है जिनको आपको ध्यान रखना है। डेली बेसिस पे लेक्चर को फोकस करके अटेंटिव होकर सुनना है, ताकि वो टाइमली फिनिश हो जाए। उसी टाइम के अंदर टीचर की बात को बहुत गहराई से सुनना है, क्या बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं। देखो सारा खेल इस बात का है कि ये जो लिख रहे हो और जो देख रहे हो और जो ब्रेन है, ये तीनों एक साथ काम करने चाहिए जब लेक्चर अटेंड कर रहे हो, है ना। वही सबसे बेनिफिशियल है, वहीं आप टाइम को सेव कर सकते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। डेली बेसिस पे डीपीपी और मॉड्यूल और सारा होमवर्क और रिवीजन करके बैठोगे तो आपका कभी जीवन में वो वर्ड आएगा ही नहीं जो मैं बोलना भी नहीं चाहता, चलो बोल देता हूं, बैकलॉग। वो सिर्फ और सिर्फ तब आ सकता है जब जीवन में कुछ हो जाए, ऐसी चीज जो नहीं होनी चाहिए, जिसे दुर्घटना कहते हैं। कभी बीमार हो गया या कुछ हो गया, उस केस में हो सकता है, और उसको बस जल्दी से फिनिश करना होता है। और दूसरे टाइप का बैकलॉग तब होता है जब आप आलस्य जीवन में ले आते हो कि अरे छोड़ना, कल कर लेंगे। वो नहीं होना चाहिए यार, वो नहीं होना चाहिए गुड्डू, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इस तरह से आपको जर्नी में आपको स्टडी करनी है, इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेक्चर अटेंड, डीपीपी, मॉड्यूल बस, और शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स भी डेली बेसिस पे जरूरी नहीं है बनाना, आप 2-3 दिन में भी एक बार बना सकते हो। अगर आपको लगता है इस लेक्चर का बना लेना चाहिए तो उस लेक्चर का बना लीजिए, वरना 2-3 दिन का माल इकट्ठा करके बना लीजिए अपने हिसाब से। वो आप ही को बनाने पड़ेंगे, वही आपके लिए बेस्ट होगा। बाकी तो दुनिया भर की चीजें तो दे ही देंगे,
लेकिन जो खुद से बनाई हुई चीज होती है ना, उसका अलग ही स्वाद होता है भाई, है ना? बात समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। गहरी बात नंबर 3, मैनेज योर टाइम प्रॉपरली। हर चीज को आपको प्रॉपरली टाइम देना है। ऐसा नहीं कि अरे पढ़ाई करनी है, अब तो भैया कंपटीशन आ गया, तो सब चीजों को प्रॉपरली टाइम देना है। आप अगर सब चीजों को रूटीनली टाइम नहीं दोगे तो आप थोड़े दिन में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, थोड़े दिन में मोनोटोनस सी लाइफ हो जाएगी, अजीब सा लगने लगेगा, फिर आप पढ़ाई छोड़ के बाकी सब चीजें करने लग जाओगे, ठीक है ना? तो हर चीज को प्रॉपरली आपको टाइम देना है इस 2 साल के अंदर। ये 2 साल आपकी तपस्या है, ये ध्यान रख लीजिए। बहुत डेडिकेटेडली आपको इसमें चलना पड़ेगा, सिर्फ 2 साल। उसके बाद फिर आगे की लाइफ तो बढ़िया से निकल जाएगी, उसमें इतना कुछ सोचना नहीं पड़ता, आप बहुत अच्छे से और ज्यादा मैच्योर हो जाते हो। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है इसमें स्लीपिंग साइकिल। आपको अपनी स्लीपिंग साइकिल को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा प्रॉपरली। कम से कम 6 से 7 घंटे आपको नींद निकालनी है। जब तक आपका ब्रेन अच्छे से वर्क नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा, और वो तभी करेगा जब आप अच्छे से नींद निकालोगे। और उसका टाइम फिक्स होना चाहिए। ऐसे नहीं अरे दिन में सो लिया 1 घंटा फिर 1 घंटा, ऐसे टुकड़ों में नींद नहीं लेनी है। आपको प्रॉपरली 6 आवर्स की नींद एक साथ लेनी है, ताकि आपका ब्रेन उस तरह से प्रिपेयर हो जाए कि अब मैं फ्रेश हो चुका हूं, करो स्टार्ट। तो प्रॉपरली 6 से 7 घंटे की आपको प्रॉपरली नींद लेनी है, ठीक है ना? 6 to 7 आवर्स, इससे ज्यादा नहीं, बस इससे ज्यादा नहीं, इतनी सफिशिएंट होती है। दूसरी चीज, आपका फूड का टाइम जो होता है वो फिक्स होना चाहिए। कभी भी नहीं खाना है और कुछ भी नहीं खाना है। क्वालिटी फूड खाना है जो आपकी हेल्थ को खराब ना करे। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहां पे। अगर आपकी हेल्थ में दिक्कत हुई तो फिर जर्नी में दिक्कत आ जाएगी, फिर वो बैकलॉग्स वगैरह क्रिएट हो जाते हैं, फिर आप परेशान हो जाते हो, पढ़ने का मन कम करता है, ध्यान कहीं और चला जाता है। तो आपको क्वालिटी फूड खाना है, पानी पीना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। पानी पियोगे ना, पानी देखो अपनी बॉडी में पानी की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है। अपन जितना हाइड्रेटेड रहेंगे उतना अच्छे से ब्रेन फंक्शन करेगा, मेटाबॉलिज्म जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छे से ब्रेन फंक्शन करेगा, इतना आप भी जानते हो। तो आपको क्वालिटी फूड खाना है, प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहना है, जिससे आपका ब्रेन अच्छे से फंक्शन करे, जिससे आपका मन लगे चीजों में। और उसका टाइम भी फिक्स होना चाहिए कि इतनी बजे मुझे ये खाना है, इतनी बजे मुझे ये खाना है, इतनी बजे मुझे ये खाना है। लंच इस टाइम पे, डिनर इस टाइम पे। और ओवर ईटिंग नहीं करनी है, जबरदस्ती ठू और आज तो छोले भटूरे बना भैया, दबा के खाएंगे, दही बड़े बना है, समोसा आ गया है, दबा के नहीं खाना है भाई। जितना बॉडी में रिक्वायर्ड हो उतना ही खाना है ना? थोड़ा सा चलना पड़ेगा, देखो है ना, थोड़ा सा हार्ड वर्क है तो उसको करना पड़ेगा। डेली बेसिस पे आपको एक्सरसाइज करनी है। अब एक्सरसाइज जिम पेल रहे जाके, ओ भाई साहब ऐसा जिम पेल लिया जाके और एक्सरसाइज करने को बोला था मास्टर ने। आप कुछ भी एक्सरसाइज में अपने रूटीन में कुछ भी ऐड कर सकते हो, कोई भी एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऐड कर सकते हो, कोई भी मतलब जैसे रनिंग कर सकते हो, आप साइकिलिंग कर सकते हो, आप थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक कर सकते हो, है ना, आप गाने सुनते सुनते थोड़ा चल सकते हो, ठीक है। मतलब बेसिकली आपको आधे से 30 से 45 मिनट 30 से 45 मिनट्स आपको अपने जीवन में एक्सरसाइज के लिए निकालने चाहिए, जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली बना रहे, आपकी बॉडी स्टक ना हो जाए, है ना, कड़क सी बॉडी ना हो जाए, क्योंकि आपकी सिटिंग बढ़ने वाली है। थोड़ा सा लेक्चर्स में बैठना पड़ेगा, थोड़ा सेल्फ स्टडी में बैठना पड़ेगा, तो बॉडी अकड़ सकती है। तो मतलब ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज करोगे तो वो प्रॉपरली फंक्शन में रहेगी, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, ब्रेन अच्छे से फंक्शन करेगा। बात समझ गए? तो एक्सरसाइज कर सकते हो। एक्सरसाइज के मोड्स बहुत तरह के होते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो, आइदर कोई सा भी एक छोटा सा स्पोर्ट। लेकिन 30 मिनट से ज्यादा नहीं, 30 से 45 मिनट इज मोर देन सफिशिएंट। ऐसा नहीं मन कर रहा 4 घंटे तक खेल रहे भाई साहब, ऐसा नहीं, है ना। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन करती रहे। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मेडिटेशन कम से कम 10 से 15 मिनट आपको सुबह सुबह मेडिटेशन करना चाहिए। वो चाहे चैंटिंग के फॉर्म में हो, है ना, आप अगर ऐसे माला वाला जपते हैं तो वो भी हो सकती है ना, या आप ऐसे फोकस होके बैठ गए, थोड़ा सा अपने आप को आपने टाइम दिया, शांति से आपने बस बैठ गए, बस चुपचाप शांति से इस तरह से बैठ गए और कुछ नहीं सुन रहे, बस ध्यान लगा रहे हो, फोकस कर रहे हो चीजों को, फोकस कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, फोकस कर रहे हो। 10 से 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। फोकस करना है,
मेडिटेशन करना है 10 से 15 मिनट। ये अपने डेली बेसिस में आदत में डालोगे, चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। और कैसे मैनेज करोगे, आपको पूरे एक वीक का टाइम टेबल बना लेना है। एक पूरे वीक का टाइम टेबल बना लेना है कि मैं सुबह इतने बजे उठूंगा या उठूंगी, और ये मेरा टाइम रहेगा मेडिटेशन करने का, ये मेरा टाइम रहेगा ब्रेकफास्ट का, लंच का, नहाने का, पढ़ने का, लेक्चर अटेंड करने का, सेल्फ स्टडी का और एक्सरसाइज करने का, सोने का पूरा एक टाइम टेबल आपको बना लेना है। सभी सब्जेक्ट्स को डेडिकेटेडली टाइम देते हुए कि मुझे इतने घंटे इसमें सेल्फ स्टडी में देने, इतने इसमें देने, इसमें इतने देने हैं। एक प्रॉपर फिक्स वीक का टाइम टेबल होना चाहिए, एक वीक का। अब हर दिन एक जैसा तो हो नहीं सकता ना, हर दिन तो एक जैसा हो नहीं सकता। हो सकता है किसी दिन आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो सकता है किसी दिन आप थोड़ा सा कम अच्छा फील कर रहे हो, लेकिन आपके पास एक वीक का टाइम टेबल है। आप हर रोज उस टाइम टेबल को रोज सुबह मॉर्निंग में उठ के हल्का सा चेंज करोगे। आपको पता होता है जब आप मॉर्निंग में उठते हो आप कैसा फील कर रहे हो, आप उसे चेंज करोगे। हल्का सा बना हुआ आपके पास है, बस उसमें हल्का सा थोड़ा बहुत आप चेंज करोगे कि अच्छा मैं ये आज ऐसे कर लूंगा। आप डेली बेसिस पे बनाओगे तो फिर वही लिखते रह जाओगे। आपके पास बना बनाया टाइम टेबल है एक वीक का, आपको बस हल्के फुल्के उसमें डेली बेसिस पे चेंजेस करने हैं कि मैं आज ऐसे 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 ये करूंगा या करूंगी, इस टाइम टेबल को फॉलो करूंगी आज के लेक्चर के और सेल्फ स्टडी और एक्सरसाइज वगैरह के लिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डेली बेसिस पे टाइम टेबल को रेगुलराइज करना। वीक का टाइम टेबल बना लो, उसमें हर दिन में आप चेंजेस कर लो और बढ़िया से आपका सब कुछ चलता रहेगा। मेरे हिसाब से बात समझ गए होंगे, है ना। फिर कुछ अन्य गहरी बातें हैं वो भी सुन लीजिए। आपको डिसिप्लिन रहना है अपनी लाइफ में। देखो अभी तक जो चल रहा था वो एक नॉर्मल सी चीजें थी, स्कूल के एग्जाम थे, हालांकि आप उसमें भी बहुत अच्छे से डिसिप्लिन में रहे होंगे, बहुत अच्छे से आपने परफॉर्म किया होगा। लेकिन अब ये है कंपटीशन वाला माहौल। मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन आप ही के जैसे बहुत सारे लोग और लाइन में लगे हुए हैं और लगातार मेहनत करने के लिए तत्पर है, और इस बात को ईश्वर देख रहे हैं। तो मंजिल तो उसी को मिलेगी जो मेहनत कर रहा है। किस्मत कुछ नहीं होती भाई, मैं आपको साफ बात बताऊं, किस्मत कुछ नहीं होती। किस्मत क्या होती है मैं बताता हूं। किस्मत होती है AIR 1 से लेकर 100 तक के सब बच्चे सेम मेहनत कर रहे होते हैं, सेम दबा के सेम मेहनत कर रहे होते हैं। वो कोई ज्यादा फर्क नहीं होता मेहनत में। फर्क होता है वहां जाके किस्मत का कि मेरी 1 आ गई, उसकी 2 आ गई, उसकी 3 आ गई, दैट्स इट। हल्का फुल्का सा चेंज हो गया, बाकी मेहनत सबकी बराबर सी होती है। वहां थोड़ा सा किस्मत का फैक्टर आ जाता है। अब ऐसा नहीं कि एक तो दबा के मेहनत कर रहा और एक भैया, एक गुड्डू जो है वो रजाई ओढ़ के सो रहा है, अरे पंडित जी ने बोला था कि तेरी किस्मत बहुत जोरदार है, सब बढ़िया होगा। तो वो रजाई ओढ़ के और मतलब ऐसे नहीं सुनना है, मेहनत करने से ही होगा। और अच्छी बात तो यही है ना कि उसी का होना चाहिए जो मेहनत कर रहा है, वरना दुख होता है फिर। दूसरी चीज डिस्ट्रैक्शन। देखो थ्रू आउट जर्नी कोई भी युद्ध होता है, कोई भी एग्जाम होता है तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन वाली बातें आती हैं। जैसे आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज भी देखी होंगी जिसमें वो राजा महाराजाओं की लड़ाई चल रही है, उसमें कोई ना कोई आता है बीच में और उसको डिस्ट्रैक्ट कर देता है कि अरे अरे आप ये क्या कर रहे हो, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। तो वो रणनीति चेंज हो जाती है उस टाइम पे। मैं आपको बताऊं, डिस्ट्रैक्शन कभी हो ही नहीं सकता अगर आपने चीजें टाइमली मैनेज कर रखी है। आपने अपने आप को पूरा ऑक्यूपाई कर रखा है कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। आपके पास कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं है गुड्डू। आपको पता है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो दूसरी चीज सोचोगे कैसे? कैसे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो ही नहीं सकते। मैं आपको मना नहीं कर रहा, मैं आपको इंस्टाग्राम चलाने से मना नहीं कर रहा, मैं आपको फेसबुक चलाने से मना नहीं कर रहा, यूट्यूब चलाने से मना नहीं कर रहा। आप चलाओ, लेकिन आपका अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए कि कितनी देर चलाना है और क्या देखना है उसके अंदर। समझ रहे हो आप? आपके काम की चीज आपको देखनी है। आप सेल्फिश होने चाहिए। अगर आप सेल्फिश नहीं हो, अपने प्रति सोच नहीं सकते, तो कोई दूसरा आपके प्रति कैसे सोच सकता है? आप खुद सोचिए। आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा, अपने प्रति सोचना पड़ेगा, अपने फ्यूचर के प्रति सोचना पड़ेगा कि ये चीज मेरे काम की है क्या? काम की है तो अपनाओ, नहीं है तो हटाओ। कैसे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे?
जब आपके पास समय ही नहीं होगा डिस्ट्रैक्ट होने का, क्योंकि आपके पास तो पूरा प्लान है दिन भर का। मत सुनो ना आजू बाजू लोग क्या कहेंगे, डोंट डिस्ट्रैक्ट बाय आजू बाजू के लोग, सिर्फ टीचर्स की और पेरेंट्स की सुनो, और किसी की क्यों सुननी है? बहुत होते हैं लोग कुछ भी कह जाते हैं, हटाओ उनको, नहीं सुननी उनकी। सिर्फ और सिर्फ अपने टीचर्स की बात सुनो, पेरेंट्स की बात सुनो और खुद की बात सुनो, दैट्स इट। ये मत सुनो कि अरे यार वो दोस्त ने तो 50 सवाल लगा लिए, मैंने तो अभी 30 ही करे। ये सब करने से कुछ नहीं होगा, ऐसा करने से नहीं होगा। आपको अपने आप पे बिलीव रखना पड़ेगा, आप जो कर रहे हो वो बेस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। दूसरों को देख के कभी नहीं चला जा सकता, दूसरों के प्लानिंग से कभी नहीं चला जा सकता, अपनी खुद की प्लानिंग होती है, उसी से चल सकता है। बात समझिए आप। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है किसी भी प्रकार से। अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हो तो फिर कुछ गड़बड़ है, शायद आप उतने डेडिकेटेड नहीं हो अपने फ्यूचर के लिए, अपने डॉक्टर बनने के सपने के प्रति। तो डिस्ट्रैक्शन तो मेरे हिसाब से कभी होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कंसिस्टेंसी। देखो डिस्ट्रैक्शन मैं फिर बोल रहा हूं आपको, अगर आपको लग रहा है कभी भी जीवन में थ्रू आउट द जर्नी, ऐसा होगा नहीं कि आप नहीं होगे, सबके जीवन में उतार चढ़ाव होता है, सबके जीवन में चेंजेस आते हैं, लेकिन आपको उससे कैसे बच के निकल के आओगे, एक ही तरीका है, अपने टाइम को ऑक्यूपाई कर लो। जब आप अपने टाइम को ऑक्यूपाई कर लोगे तो आप कभी डिस्ट्रैक्ट ही नहीं हो पाओगे। अपने ब्रेन को जब आपने सवालों में घुसेड़ रखा होगा तो कैसे आप कहीं और ध्यान लगा पाओगे भाई, समझ गए आप। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? सुनने में अरे सर ये चौड़े चौड़े शब्द लिया है, चौड़े चौड़े शब्द नहीं है, यही सच्चाई है। कंसिस्टेंसी का मतलब यह है गुड्डू कि ऐसा नहीं कि आज एक काम करता हूं, आज 12 घंटे पढ़ लेता हूं और कल मजे ही मजे। डेली फिक्स रूटीन होना चाहिए कि आज मुझे सेल्फ स्टडी में 6 आवर्स देने हैं तो कल भी 6 आवर्स देने हैं, परसों भी 6 आवर्स देने हैं। ऐसा नहीं कि आज मैंने छोड़ो ना, कल ऐड करके 12 घंटे पढ़ लूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? जब तू आज पढ़ ही नहीं रहा तो कल 12 घंटे कैसे पढ़ लेगा भाई? बात समझ रहा है? तो कल पे काम नहीं छोड़ना, हर दिन, मतलब वो सुना है ना कछुए और खरगोश वाली बात है ना, चलते रहना चलते रहना चलते रहना चलते रहना चलते रहना चलते रहना है। एकदम से आज तो पढ़ लिए और कल रेस्ट कर लिया, रेस्ट करते ही बॉडी उसको ऑक्यूपाई भी कर सकती है, आपका माइंड आपको उस तरफ ले जा सकता है। अरे कल कर लेना ना, अरे कल कर लेना ना, वो नहीं करना है। बात समझ गए? डेली बेसिस पे आपको रूटीन को फॉलो करना है। आपने फिक्स कर रखे अपने नंबर ऑफ आवर्स, उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा भी नहीं पढ़ना है, उससे कम भी नहीं करना है। डेली कंसिस्टेंटली आपको चलना है। इस एग्जाम को क्रैक करने का एक ही मूल मंत्र है, वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट हो थ्रू आउट 2 ईयर्स, कोई नहीं रोक सकता इस एग्जाम को, क्योंकि हार्ड है ही नहीं ना। सिर्फ कंपटीशन है तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का, बाकी तो हार्ड है ही नहीं एग्जाम में। आपको सच बताऊं, आपकी फाउंडेशन, आपकी नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए। क्या होता है ना, क्लास 11th में बच्चा थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, अरे देख लेंगे 12th में कर लेंगे, अरे अभी तो बहुत टाइम है। ऐसा नहीं होता। फिर आप वो वाले वीडियोस देखने लग जाते हो, अब 11th बर्बाद हो गई, अब क्या करें? क्या मैं 12th कर सकता हूं? मेरी 11th बर्बाद है। क्या मैं 1 साल में दोनों चीजें कर सकता हूं? क्या मैं 1 साल में नीट निकाल सकता हूं? ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। क्योंकि एक वो भी तो बच्चा है जो 11th में थ्रू आउट पढ़ा अच्छे से चौड़ में, फिर वो 12th में भी अच्छे से पढ़ेगा चौड़ में, तो उसके पास तो 2 साल है, तुम्हारे पास तो 1 ही साल रह गया फिर, है ना। तो एक बात बता दूं मैं, जितनी अच्छी आपकी 11th होगी उतना सुकून भरी आपकी 12th होगी, क्योंकि 12th में आपको बोर्ड्स भी देने होंगे और तैयारी भी करनी होगी, और वो सब मैनेजेबल है, क्योंकि बोर्ड में वही चीज आएंगी जो आप क्लास में पढ़ रहे होंगे, क्लास 12th के अंदर भी, है ना। जो आपको क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा होगा, जो नीट की तैयारी में चल रहा होगा, वही चीजें बोर्ड्स में भी आती है, और हल्की ही आती है उल्टा। तो दोनों चीजें पैरेलली चल रही होगी, ऐसा अलग से नहीं चल रहा होगा। स्कूल की तैयारी और नीट की तैयारी पैरेलल चलती है, सेम ही चीजें होती हैं, अलग अलग नहीं होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लास 11th यू हैव टू बी फोकस्ड, यू हैव टू बी डेडिकेटेड। जितनी बढ़िया से क्लास 11th को करोगे उतनी बढ़िया जर्नी रहेगी, ये ध्यान रखना। 2 साल हैं 11th और 12th। 11th बहुत पकड़ वाली होनी चाहिए, बहुत मजबूत होनी चाहिए आपकी, तब जाके आप क्लास 12 को बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाओगे, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास प्रेशर आएगा कि एग्जाम नजदीक आ रहा है।
लेकिन वो प्रेशर आप बियर कर जाओगे जब आपकी चीजें मजबूत होंगी, आपका फाउंडेशन मजबूत होगा। बात समझ गए आप? तो अभी से वो डेडिकेशन निकलना चाहिए, और वो डेडिकेशन जो है ना वो थ्रू आउट 2 साल रहना चाहिए। अभी तो अरे सर फोड़ देंगे, आग लगा देंगे सर, ऐसी क्या बात कर दी आपने। पढ़ लिए भैया 2 महीने 3 महीने फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हो, फिर हो गया डुस। ऐसे नहीं होना। मैंने क्या बोला, कंसिस्टेंसी रखनी है। एक दिन का जोश नहीं दिखाना है, एक दिन के जोश से एग्जाम नहीं निकलेगा, डेली बेसिस के जोश से निकलेगा। समझ गए आप? ये बता ही दिया मैंने आपको। आजू बाजू के लोगों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, अपने अड़ोसी पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको अपने दोस्तों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना कि उसने उतना कर लिया मैंने इतना नहीं करा, वो उसका प्रॉब्लम है, वो आपका प्रॉब्लम है। आप अपना देखो बस। यू हैव टू बी सेल्फिश। आपको अपना देखना है, आप कितना कर रहे हो, आप कितना रूटीन को फॉलो कर रहे हो, दैट्स इट। ठीक है? आपको पूरी जर्नी के दौरान स्ट्रांग रहना है। हो सकता है बहुत सारे अप्स और डाउन्स आपके लाइफ में आए, हो जाता है, होता है, हो जाता है नहीं, होता है, हर स्टूडेंट के साथ होता है। AIR 1 वाले के साथ भी होता है, और जिसका नहीं हो रहा होता उसके साथ भी होता है, सबके साथ होता है। सबके जीवन में अप डाउन आते हैं, एक जैसा जीवन नहीं होता है, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। तो आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा अपने डिसीजंस के प्रति, अपने डेडिकेशन के प्रति। आपके 2 साल बाद जो आप बनने वाले हो ना, उसको सोच के चलना पड़ेगा। ठीक है? और वो आप खुद ही कर सकते हो। आपको इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा गुड्डू। बात समझ रहे हो आप? तो ये कुछ अन्य गहरी बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। डिस्ट्रैक्ट तो आप हो ही नहीं पाओगे, इतनी तो मैं गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि इतना करना पड़ेगा ना कि डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते। कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। जहां कंसिस्टेंसी आपकी ब्रेक हुई, वहीं आपका बैकलॉग नाम का वो आ जाएगा। ठीक है ना? तो वो आने नहीं देना है। और किस्मत का फैक्टर मैंने आपको बता दिया, किस्मत कब काम करती है, वो ऐसे फैक्टर्स में काम करती है, बाकी और कोई किस्मत का रोल नहीं होता है। बाकी तो सारा का सारा खेल आपकी मेहनत का, आपका डेडिकेशन का होता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके सब्जेक्ट्स की। कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ने वाले हो थ्रू आउट नीट जर्नी? तो आप पढ़ने वाले हो फिजिक्स, आप पढ़ने वाले हो केमिस्ट्री, आप पढ़ने वाले हो बायोलॉजी। केमिस्ट्री के अंदर 3 पार्ट होते हैं, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायोलॉजी के अंदर बॉटनी और जूलॉजी होता है। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हो गए बेसिकली। किसमें कैसे चलेगा वो थोड़ा सा बता देता हूं। फिजिक्स जो है वो बहुत लॉजिकल होती है, न्यूमेरिकल बेस्ड होती है, बहुत अच्छे से आपको मजा आएगा। उसमें आपको सारा गेम है क्वेश्चंस का, जितना आप रगड़ोगे ना, जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना अच्छे से आपको मजा आएगा फिजिक्स के अंदर, उतने आपके कॉन्सेप्ट निखरते चले जाएंगे। डू लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको करनी पड़ेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे। जब आपको ऐसा फील होने लग जाए ना कि यार ये क्वेश्चन तो देखा हुआ है, ये क्वेश्चन तो रिपीटेटिव लग रहा है, उस दिन समझ लेना कि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लिए। इसी तरह से फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है वो भी ऐसे ही होती है, वो भी न्यूमेरिकल बेस्ड होती है, बहुत लॉजिकल होती है, जस्ट लाइक फिजिक्स। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स का भी रोल होता है, और ज्यादा नहीं होता है, मतलब इतना भी नहीं कि वो बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वो सब नहीं, इतना ज्यादा वो भी नहीं आ रहा है, प्रॉपर मैथ घुस के नहीं आ रही है, हल्का सा उसका टच होता है। फिर आती है बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, बहुत कम चीजें उसमें याद करने वाली होती है, सारी चीजें समझने वाली होती है। लेकिन हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक तरीका होता है, आपको कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है दोस्त। अगर आप चैप्टर को स्किप करके सोचोगे कि अरे अगले चैप्टर से शुरू करूंगा, सब बिगड़ जाएगा मामला। हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक होता है, ये ध्यान रखना है आपको। और वो तभी हो सकता है जब आप आलस्य अपनाओगे, जब आप आनाकानी करोगे, जब आप अपने रूटीन को तोड़ोगे, जब आप अपनी कंसिस्टेंसी को तोड़ोगे, तभी जाके ऐसा हो सकता है। वरना आप डेली अगर लाइव लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो कैसे ये चीज पॉसिबल है? मेरे को तो नहीं लगता ये चीज हो पाएगी। आप हर चीज को पढ़ते चले जा रहे होंगे कनेक्शन के साथ। जहां आपने चैप्टर स्किप किया, कोई लेक्चर स्किप किया, वहीं आपके दर्द, दिक्कत, परेशानी, चिड़चिड़ापन, दुख, भय, पीड़ा, चिंता, हताश आने लग जाएगी। तो आपको स्किप नहीं करना है, कुछ भी फॉलो करना है बस डेली, मतलब है ना, तरीके से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है अगेन बहुत लॉजिकल होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रटने वाला है, नहीं, लॉजिकल है। हाँ, कुछ चीजें होती हैं जो ध्यान ही रखनी पड़ती हैं। आपने बचपन में A4 एप्पल पढ़ा था, आपको पता था ये क्या है,
आपने ध्यान रखा ना कि हाँ इसे ए कहते हैं, आपने ध्यान रखा इसे बी कहते हैं, आपने ध्यान रखा इसे सी कहते हैं। अब इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना कि ए किसे कहते हैं, बी किसे कहते हैं, सी किसे कहते हैं, वो तो करना ही पड़ेगा। फिर जब आप बड़े हुए, ए से एप्पल बना, तो आपको उसका लॉजिक समझ में आया कि वो ए किस लिए काम आ रहा था। वैसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें इतने तगड़े चैप्टर्स होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, ठीक है, आगे चल के जब क्लास 12 में आओगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया। हाँ, थोड़ा सा ब्लॉक केमिस्ट्री जो होती है वो थोड़ा सा उसमें ट्रेंड्स वगैरह याद रखने पड़ते हैं, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन लॉजिकल ही है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, रटने का नहीं है दोस्त, कुछ भी चीज रटने का नहीं है। जितना आप कॉन्सेप्चुअली चीजें पढ़ोगे उतना आप फायदे में रहोगे। आपको रेशो सुन लो, आपको 80% कंसेप्चुअल होना है, 80% आपको कंसेप्चुअल होना है, 20% आपको रट्टाफिकेशन रखना है। सुन लो दोस्त ध्यान से, 80% चीजें कंसेप्चुअल चलनी चाहिए आपके दिमाग में। कॉन्सेप्ट जल्दी से दिमाग से नहीं निकलता है, जब भी रिवाइज करोगे दोबारा ध्यान में आ जाएगा। रट्टाफिकेशन हर 7 दिन में रिवाइज करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम चीजों को कॉन्सेप्चुअली पकड़ में रखना। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो नहीं आ रही, कितना ही लगा लिया आपने, होता है सबके साथ, मेरे साथ भी होता है। कुछ चीजें होती है नहीं आ रही यार, एक बार पढ़ के देख लिया नहीं आ रही, 2 बार पढ़ के देख लिया नहीं आ रही, तो अब उसके पीछे नहीं पड़ जाना, देना तो एग्जाम ही है ना। तो उस केस में उसको ध्यान रख लेना है, उसे रट लेना है। बहुत कम ऐसा रखना है, लेकिन मैक्सिमम चीजें कॉन्सेप्चुअली ही रखनी है। ध्यान रखिए, आपको सिर्फ नीट क्रैक करना है, आपको कोई पढ़ाने नहीं जाना है, आपको कुछ और नहीं करना है। तो आपका सिर्फ इतना ध्यान रहना चाहिए कि आपका काम निकल जाए। तो 80% कॉन्सेप्चुअल रखोगे। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो होती है, मतलब हर स्टूडेंट के साथ, चाहे वो फर्स्ट रैंकर हो चाहे कोई भी हो, कि उसे एक आध पोर्शन ऐसा होता ही है कि नहीं आ रही है ये बात समझ में, कितना ही कोशिश कर लो। तो उस केस में उसे ध्यान रख लेना। बात समझ गए आप? फिर बायोलॉजी जो है, बॉटनी जूलॉजी, इसमें थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही चलना पड़ेगा। वैसे तो सब अपने अपने सब्जेक्ट्स के बारे में जब वो पढ़ा रहे होंगे बहुत अच्छे से आपको गाइड कर देंगे कि कैसे आपको चलना है ना। क्लास 11th में कितना पढ़ना है, क्लास 12th में कितना पढ़ना है, कैसे चैप्टर्स आपस में लिंक्ड है ना, वो सब बता देंगे आपको। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, और उसके बारे में ये बता रहा हूँ कि कैसे कैसे, मतलब फिजिक्स में कैसे आपको अप्रोच करना है ना। केमिस्ट्री में आपको डरना नहीं है, आपको लग रहा होगा याद करने की चीजें, कुछ नहीं है भाई याद करने का, सब कंसेप्चुअल है। बायोलॉजी में सब कंसेप्चुअल है भाई। ह्यूमन बॉडी क्या कंसेप्चुअल नहीं है क्या? कंसेप्चुअल है भाई। हाँ, इसमें एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बायोलॉजी में, लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ जाता है, मैं मानता हूं। बात समझ गया? तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। बाकी इंडिविजुअल गाइडेंस आपको मिलती रहेगी, जब सब्जेक्ट्स आते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा, है ना। पेपर का जो पैटर्न, अभी तक के जो पेपर के पैटर्न देखे गए हैं, वो पेपर का पैटर्न नीट एग्जाम का कैसा होता है, उसमें 50% तो इजी क्वेश्चन ही होते हैं। ये कभी कभी 60-70 तक भी चला जाता है, लेकिन 50% से कम कभी इजीनेस मतलब देखी नहीं गई। 50% पेपर तो हमेशा इजी ही रहता है। ये 60% इजी भी हो जाता है, 70% इजी भी हो जाता है। जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जरा से इजी से ऊपर, मतलब इतने बहुत ज्यादा वैसे भी मॉडरेट नहीं, थोड़ा सा जिसमें आपको थोड़ा सा समय लग रहा है, बस, हार्ड नहीं है वो 30% क्वेश्चन होते हैं, और 20% आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। ये 10% भी रह जाते हैं, डिपेंड करता है कि पेपर कितना लेंदी है या किस हिसाब से है। उस हिसाब से ये पैटर्न देखा गया है नीट एग्जाम का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि नीट का पेपर हार्ड नहीं होता। ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन तुम्हारे देखे हुए होते हैं। जो क्लासरूम में तुम्हें क्वेश्चन कराए जाएंगे, आप 100% ध्यान रखिए, वही आपको एग्जाम में रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेंगे। केवल वैल्यूज चेंज हो सकती है, बाकी कंसेप्ट कभी चेंज नहीं हो सकता। नीट का पेपर कभी हार्ड था ही नहीं, ना कभी होगा। वहां सिर्फ और सिर्फ गेम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का है, दैट्स इट। बाकी वो पेपर तो कभी हार्ड हो ही नहीं सकता। मतलब हम वो वीडियोस बनाते हैं, जो पढ़ा है वही आया, है ना। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि वही आ जाता है, आ ही रहा है, इतने साल हो गए।
तो ये ध्यान रखना, नीट का पेपर कभी हार्ड नहीं होता, सब आपके हाथ से निकले हुए क्वेश्चन होंगे, सारे कंसेप्ट आपके हाथ से निकले हुए होंगे, अगर आप करते हो तो ये वो भी इंपॉर्टेंट। बस इसमें क्या चाहिए, इसमें चाहिए स्पीड और एक्यूरेसी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत होते हैं ना, 3 घंटे का पेपर है और क्वेश्चन है 3 घंटे के हिसाब से ही, अब तो 200 आने लग गए, तो वो 180 क्वेश्चन करने होते हैं आपको। तो बस इसमें यही है कि आपको टाइम कम मिलता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, है ना। वो भी इसी तरह से डिजाइन करते हैं कि आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। ऐसा आपने भी देख लिया कि पूरे में से पूरे नंबर ला रहे हैं लोग, तो 720 आउट ऑफ 720, तो वो कोई अलग तो है नहीं, वो भी ह्यूमन बीइंग है, वो भी आपके जैसा है, उसको भी ईश्वर ने उतना ही ब्रेन दिया है, वो भी आपके जैसा ही है, सब कुछ वही है, वो भी इस इंडिया के क्लाइमेट में रह रहा है, कोई अलग से तो आ नहीं रहा कहीं से, समझ गए आप, वो भी वही दाल रोटी खा रहा है। तो स्पीड प्लस एक्यूरेसी, और ये कैसे आएगा स्पीड प्लस एक्यूरेसी? बाय डूइंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने ज्यादा लगाओगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी के साथ बढ़ेगी, सिली मिस्टेक्स कम होगी, टेस्ट को स्किप नहीं करोगे, टेस्ट दोगे ईमानदारी से, उसको एनालाइज करोगे, वहां से आपको पकड़ में आएगा कि मैं कहां सिली मिस्टेक करता हूं, मैं कहां कॉन्सेप्ट में मिस्टेक करता हूं, मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, मुझे कहां ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, वो सब आपको टेस्ट से पता चलेगा, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस करने से पता चलेगा। रिवीजन जब आप करोगे तो क्वेश्चंस के थ्रू करोगे, ध्यान रखना, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाना है। क्लियर है? फिर कुछ आखिरी में बातें बोलना चाह रहा हूं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, डू नॉट हेजिटेट। आपको हेजिटेट नहीं होना है थ्रू आउट जर्नी, परेशान नहीं होना है, चिड़चिड़ापन जीवन में नहीं लाना है। आपको इतना ज्यादा मजा आएगा क्लासरूम के अंदर, सारे टीचर्स आपको इतने फनी वे में पढ़ाने वाले हैं कि आप हेजिटेट हो ही नहीं सकते, आपको मजा आएगा। मतलब आपको क्लासरूम लेक्चर अटेंड करोगे ना तो आपको खुशियां खुशियां मिलेगी, मजे ही मजे आ रहे होंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आप पढ़ रहे हो, आपको लगेगा कि आप एंटरटेन हो रहे हो, मजे कर रहे हो, आपको फन लगेगा पढ़ना ही। सबके पास वो काबिलियत है, और आपको हेजिटेट क्यों होना है? ऊपर वाला आपके साथ है, बिलीव इन योर गॉड। आप अपने ईश्वर पे विश्वास रखिए, वो है आपके साथ। आप अपने पेरेंट्स पे विश्वास रखिए, वो है आपके साथ, वही तो है आपके साथ। अपने टीचर्स पे विश्वास रखिए, वो है आपके साथ, वही तो है आपके साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट, बिलीव इन योर सेल्फ। आप खुद आपके साथ हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपको अपने आप पे बिलीव रखना पड़ेगा कि आप कर सकते हो, बेस्ट कर सकते हो। आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा किसी भी हालात में, सिर्फ 2 साल के लिए, सिर्फ 2 साल के लिए गुड्डू, इससे ज्यादा कोई आपसे टाइम नहीं मांग रहा है। सिर्फ 2 साल के लिए आपको अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए जान लगा देनी है प्रॉपरली। बाकी ये सब आपके साथ है, हमेशा रहेंगे, चाहे रिजल्ट कैसा भी हो, ये ध्यान रखना, हमेशा रहेंगे, समझ गए। लेकिन आपको अपने आप पे बिलीव रखना है, आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना पड़ेगा, आपके लिए क्या बेस्ट है, कौन आपके लिए सही है, कौन आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उसको अवॉइड करना पड़ेगा, चाहे इसके लिए आपको 2 साल के लिए कुछ भी करना पड़े। बस आपको अपने बारे में सोचना है, अपनी स्टडी के बारे में सोचना है, अपने जो आपका ड्रीम है उसके बारे में सोचना है, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। बात समझ गए आप? मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे बस यही कहना चाह रहा हूं कि आपको अपने हिसाब से एक वीक का प्लान खुद बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको कैसे लेक्चर्स को अटेंड करना है, कैसे सेल्फ स्टडी को मैनेज करना है। ये 2 पोर्शन मेजरली होते हैं। उसके बाद स्लीपिंग साइकिल, थोड़ा सा एक्सरसाइज ताकि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया से चलता रहे। पानी आपको डेली बेसिस पे मतलब बढ़िया से पीना है, और फूड क्वालिटी अच्छी रखनी है। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो आपको थ्रू आउट जर्नी रखनी है, और बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम नॉर्मल सी बात है, कोई अलग सी चीज़ नहीं है ना। बस डेडिकेटेडली, क्योंकि आप घर में रहते हो तो आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन होके इन चीज़ों को फॉलो अप करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप अच्छे से इस एग्ज़ाम को बढ़िया से क्रैक कर पाओगे। इतना ही मुझे कहना था, ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो क्लास करते करते ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी, है ना, कि कैसे हम लोग चल रहे हैं। बस मैं आपको एक गाइड करना चाहता था कि आपको किन चीज़ों से बचना है और कैसे आपको अपनी जर्नी को फ्रूटफुल बनाना है और अपने ड्रीम को मतलब अचीव करना है।
और विद अ गुड रैंक। सबसे पहली चीज, सिलेक्ट होने का मत सोचो, सोचो अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट होने का, तब जाके डेडिकेशन अलग लेवल पे आएगा। अगर आपने ये सोच लिया मुझे एक कार लेनी है, नॉर्मल सी कार लेनी है, तो आप कार भी नहीं ले पाओगे। आपने सोच लिया मुझे ये कार लेनी है, एक लेवल ऊपर का सोचोगे तो उसके नीचे वाली कार ले पाओगे। अगर आपने सोच लिया नहीं मुझे तो मर्सिडीज BMW चाहिए, तो फिर उस लेवल का डेडिकेशन आप कर रहे होंगे तभी, ऐसा सोच के थोड़ी ना आ जाएगी। आप कर रहे होंगे तो आप उससे नीचे की गाड़ी तो ले ही लोगे ना। और अगर आप बेहतरीन किस्मत भी प्लस हो गई तो वो भी ले ही लोगे। बात समझ गए आप? ठीक है गुड्डू, मिलते हैं क्लास के अंदर और बहुत ज्यादा फन वे में पढ़ेंगे। विश्वास करना अपने टीचर्स पे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डेडिकेटेडली पढ़ना 2 साल के लिए गुड्डू, रिक्वेस्ट है आपसे। और आप अपने ड्रीम को अचीव कर लोगे, अपने पेरेंट्स को प्राउड करवा लोगे, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद सेठ जी।